हॉस्टल में ससुराल। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। वसुंधरा सोसाइटी में रहने वाले लगभग सभी लोग सर्दी के कारण अपने अपने बिस्तरों में पहुंच गए थे। तभी गुप्तायन के मोबाइल की घंटी बजती है। अरे बहन जी, इतनी रात को फोन किया आपने, सब खैरियत तो है? अरे बहन जी, अपने कमरे की खिड़की से जरा बाहर झांक कर देखिए क्या चल रहा है सड़क पर। मिसेस घई की बात सुनकर गुप्तायन अपनी बालकनी से बाहर गली की ओर झांकती है तो उसे सड़क पर एक लड़का लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़कर टहलते हुए नजर आते हैं। अरे बहन जी, कौन है ये लड़का लड़की? पहचानने में तो नहीं आ रहे। अरे गुप्तायन जी, आप भी ना, और कौन होगा? अपने पीजी में रहने वाले लड़कों में से ही कोई एक होगा। अब मोहल्ले में तो सारे इज्जतदार लोग रहते हैं। हमारे परिवार के बच्चे तो ऐसी हरकत करेंगे नहीं कि आधी रात को सड़क पर ऐसे हाथों में हाथ डालकर घूमे। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं, बहू बेटियाँ हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर? मैंने तो पहले ही मना करा था उस सक्सेना को कि अपना मकान बॉयज़ हॉस्टल ना बनाए, लेकिन आजकल तो सब पैसे की माया है। हर आदमी बस पैसा कमाना चाह रहा है, संस्कारों की तो किसी को परवाह ही नहीं है। अब आप ही देख लीजिए, अच्छे खासे मोहल्ले में बॉयज़ पीजी खोल दिया। कॉलोनी का माहौल तो खराब होना तय है। हमसे लिखवा लीजिए आप। क्या कहती हैं, चलकर नीचे रंगे हाथ दबोच लें क्या इनको? अरे ये आजकल के ज़माने के लड़के हैं, उनके साथ मुंह लगना सही नहीं है। और हमें क्या पड़ी है कि हम जाकर इनसे मुंह जोरी करें? हमें ही चार बातें सुना गए तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हम तो ऐसा करते हैं, सीधा सक्सेना जी से बात करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी जी आप। हमें लड़कों से क्या मतलब, हम तो सक्सेना जी से बात करेंगे। आखिर सोसाइटी में मकान तो सक्सेना जी ने खरीदा था ना। अब बिगड़े लड़कों को तो वही संभालेंगे। अब समिति के लोग हॉस्टल के मालिक सक्सेना से बात करने के बारे में सोच रहे थे कि अगले दिन सुबह मोहल्ले में बवाल मच जाता है। क्या बात हो गई गुप्ता जी, सुबह सुबह क्या बवाल मच गया है कॉलोनी में? अब क्या बताएं भाई साहब आपको। कल रात को आधी रात तक एक लड़का लड़की सड़क पर घूम रहे थे और सुबह सुबह देखो सड़कों पर बॉटल बिखरी पड़ी है। अब क्या यही सब देखना बाकी रह गया है कि हॉस्टल में रहने वाले लड़के पी पी कर बोतलें सड़कों पर फेंकेंगे? हम तो कहते हैं ऐसे बिगड़े लड़कों को कॉलोनी में रखा ही क्यों हुआ है। कॉलोनी में रहने वाले सभी लोग सड़क पर पड़ी हुई बोतलों को देखकर बहुत आक्रोशित थे। सभी लोग चाहते थे कि हॉस्टल में रहने वाले लड़कों को सक्सेना निकाल कर बाहर करते। कॉलोनी में हो रहे शोर को सुनकर पीजी में रह रहे लड़के भी बाहर निकल कर आते हैं। क्या बात है अंकल जी, कुछ बात हो गई है क्या? इतनी भीड़ भाड़ क्यों हो रही है यहाँ? देखो तो कैसे भोला बन रहा है, जैसे कुछ जानता ही ना हो। अरे बेटा जी, अब आप लोगों की मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। कॉलोनी के लोग अब जागरूक हो गए हैं। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अरे पर हमने कौन सी ईंट मार दी जिसका आप पत्थर से जवाब दोगे? मुझे तो समझ में नहीं आता। हमने कौन सी मनमानी कर दी ऐसी? एक तो गलत काम करते हो, ऊपर से बहस भी करते हो। बुलाया क्या अभी पुलिस को? सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अरे हम लोग आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं तो आप लोग बदतमीजी करेंगे क्या? और ये पुलिस की हुल किसे दे रहे हो? जिसने गलती करी होगी वो डरेगा पुलिस से। मैं कहता हूँ अभी पुलिस को बुला ही लो आप। और सुन सनी, तू सक्सेना जी को कॉल लगा। कुछ देर में सक्सेना वहां पहुंच गया। सर आप बताइए, क्या हमने कभी आपके साथ कोई बदतमीजी या कोई गलत हरकत की? क्या कभी आपकी दी हुई रूल बुक को अनदेखा किया? समय से आते हैं, खा पी कर निकल जाते हैं। आप ही बताओ, आपके इन पड़ोसियों को हमसे क्या प्रॉब्लम है जो ये ऐसे सड़क पर तमाशा कर रहे हैं? गुप्ता जी, क्या कर रहे हो आप लोग? आपको कुछ कहना था तो मुझे फ़ोन मिलाते आप। चलिए बोलिए, क्या हुआ है? अरे ये देखो, अपनी आंखों से देखो, इनके घर के सामने दारू की बोतलें बिखरी पड़ी है। तुम ही बताओ, क्या एक्सेप्टेबल है? सोसाइटी में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, क्या सीखेंगे वो ये सब देखकर? कॉलोनी का माहौल ख़राब नहीं कर सकते आपके हॉस्टल के लिए हम? क्या बोतलें सड़क पर पड़ी हुई थी? ऐसा कैसे हो सकता है? कसम से मैं मुंह तोड़ दूंगा इका अगर गलत इल्जाम लगाया तो। हम लोग तो कल जल्दी सो गए थे। 10 बजे के बाद हमारे पीजी की लाइट भी नहीं जल रही थी। ना तो हमने पी है, ना बोतलें यहाँ डाली है। और आप ही बताओ, अगर हमें पीनी होगी तो अंदर कमरे में बैठकर चुपचाप पी लेंगे। ये सर्कस क्यों करेंगे सबके सामने, ताकि हमारी पोल खुल जाए? और एक बात बताइए आप लोग, हम क्या कल ही यहाँ पर रहना है? इतने सालों से रह रहे हैं ना इस समिति में, आज से पहले तो कभी नहीं करा हमने ये सब। अचानक क्यों करेंगे? ए तू ज्यादा सयाना मत बन। झूठ बोलता है कि 10 बजे सो गए थे। मैंने अपनी आंखों से रात के 11 बजे तुझे सड़क पर छिछोरी हरकत करते हुए देखा था। तुम लोगों को क्या लगता है फेस पर मास्क और वुलन कैप पहनने से इंसान पहचानने में नहीं आता?
अरे यार हद हो गई बिल्कुल, कौन घूम रहा था सड़क पर हमें नहीं पता। और अगर ऐसी बात थी तो उसी समय आकर बोलना चाहिए था ना आपको, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि सड़क पर हम घूम रहे थे या कोई और। ऐसे ही झूठे इल्जाम लगाना बंद करिए आप लोग, वरना सोसाइटी में कंप्लेंट हम भी कर सकते हैं। कंप्लेंट करने की पावर सिर्फ आप लोगों के पास नहीं है। सिंगल लड़के हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी बोलते जाएंगे, हम कुछ भी सुन लेंगे। जाने दो भाई जाने दो, इन बदतमीज लड़कों से बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। यह बात सही कही इसने कि अब हम लोग सीधा सेक्रेटरी के पास जाकर कंप्लेंट करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अरे शांत हो जाइए आप लोग, मैं देखता हूँ ना। अगर लड़कों की तरफ से कुछ भी मिस्टेक हुई है तो मैं सब सेटल करने की कोशिश करता हूँ, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ देर में बवाल थोड़ा शांत हो गया। सभी लोग अपने अपने घरों में लौट गए। देख रहे हैं आप, तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है मेरा। मैंने कहा था ना, इन लड़कों को हॉस्टल से साफ करना मेरे दाएं हाथ का खेल है। अब आप देखते जाओ मैं आगे क्या क्या करती हूँ। अरे क्या हुआ, आप लोग चौंक गए क्या? चौंकी मत, हम आपको पूरी कहानी विस्तार से सुनाते हैं। सोसाइटी में सक्सेना जी का 2 मंजिला बड़ा सा मकान है। मकान क्या जी, कोठी कह लीजिए। इस मकान की ऊपर वाली मंजिल पर रहता है घई साहब का परिवार। परिवार में उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे रोहित की शादी पहले ही मृणालिनी के साथ हो चुकी थी और छोटे बेटे राहुल की शादी आने वाले 2 महीने में होने वाली है। एक दिन, माँ जी आज मैं रोहित के साथ डिनर पर जा रही हूँ, अपने खाने का इंतज़ाम आप लोग कर लीजिएगा। अरे ये क्या तरीका हुआ बहू, जा रही हूँ? अरे मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो तुम शराफत का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रही हो। माँ जी फ़ायदा उठाने जैसी क्या बात है? आप क्या चाहती हैं, मैं अपने पति के साथ कहीं आऊँ जाऊँ नहीं? बस पूरा दिन घर की छिपकली बनकर यहाँ की दीवारों से चिपकी रहूँ? मेरी भी तो कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं? जहाँ जाना है जाओ, मैंने रोका नहीं है, लेकिन पहले घर के काम और फ़र्ज़ पूरे करके जाओ। अब तुम अपने पति के साथ बाहर शॉपिंग करोगी, होटल में खाना खाओगी और यहाँ रसोई में मैं खाना पकाऊंगी। यह कौन से संस्कार की किताब में लिखा हुआ है? ससुराल में पहले कर्तव्य और फिर अधिकार, ये बात अच्छे से गांठ बांध लो। माँ जी रोज़ तो पकाती हूँ ना, निभाती हूँ ना अपना कर्तव्य। अगर मैं खाना बनाने बैठूंगी तो बाहर जाने का समय भी नहीं बचेगा। रोज़ कर्तव्य पूरे करती रहूंगी तो अधिकारों को चूल्हे में झोंकना पड़ेगा। अरे 2 महीने में तेरी देवरानी आ जाएगी, उसके सामने ऐसी हरकतें करेगी तो वो भी यही सीखेगी। आज तुम जा रही हो, कल को वो भी घर का काम छोड़कर अपने पति के साथ घूमेगी। अगर चाहती हो कि देवरानी आकर सही से रहे तो पहले अपनी आदतें बदलो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं माँ जी कि आपकी दूसरी बहू आज ज़रूर रही है, लेकिन आपके साथ रहेगी नहीं, क्योंकि उसके रहने के लिए हमारे पास कोई कमरा नहीं। देवर जी तो अभी तक हॉल में सो रहे थे, लेकिन देवरानी को तो हॉल में नहीं सुला सकते ना। मेरे बाहर आने जाने पर निगाह रखने से अच्छा है कि आप फिलहाल इस पर अपना ध्यान लगाओ कि देवर जी की शादी के बाद आप सब कैसे मैनेज करेंगी। मुझे तो इतने सालों से मुट्ठी में करके रखा है आपने, लेकिन छोटी बहू तो आपकी आते ही फर्र होने वाली है। बेटा मैं सोच रही हूँ कि सक्सेना जी से बात करके देखते हैं, अगर वो नीचे का फ्लोर भी हमें रेंट पर दे दे तो अच्छा रहेगा, वरना नई नवेली बहू को घर से बाहर भेजना मुझे तो सही नहीं लग रहा। तो मैं कौन सा चाहती हूँ कि वो आती ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर अलग घर बसाने चली जाए। अरे इतने सालों से मैं घिस रही हूँ इस घर में, उसे भी थोड़ा ससुराल का स्वाद चखना चाहिए ना। पर आप भी ना कान खोलकर सुन लीजिए, अगर अलग रहने की बारी आएगी ना तो वो आपके साथ रहेगी और मैं जाऊंगी अपना अलग घर बसाने। यहाँ मेरा सोच सोच कर खून सुखा जा रहा है कि छोटी बहू को रहने की जगह कहाँ बनाऊं, और यहाँ ये नालायक यहाँ से भगाने के मंसूबे बना बैठी है। शर्म नहीं आती सास के सामने अलग घर बसाने की बात करते हुए। जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तक तुझे हवा में उड़ने नहीं दूंगी। ज़्यादा बड़े बड़े सपने मत देख, और ये सोच कि किसी तरह सक्सेना नीचे वाला फ्लोर हमें किराए पर दे दे बस। अगले ही दिन मृणालिनी की सास मकान मालिक सक्सेना के यहाँ पहुँच जाती है। अरे भाभी जी आप यहाँ, आपने क्यों कष्ट किया? वो आपसे ना कुछ बात करनी थी। वो क्या है ना, छोटे बेटे राहुल की शादी तय हो गई है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि शादी के बाद छोटी बहू के रहने के लिए भी तो व्यवस्था करनी होगी। हमारे पास तो बस 3 कमरे हैं, एक कमरा बड़े बेटे का है, एक हम पति पत्नी का और एक बेटी का। अब बहू को कौन सा कमरा दे समझ में नहीं आ रहा। आपसे एक मदद चाहिए थी भाई साहब, आप अपना नीचे वाला फ्लोर अगर हमें किराए पर दे दे तो हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी। आपकी समस्या अपनी जगह ठीक है भाभी जी, लेकिन ऐसे कैसे अचानक से नीचे का फ्लोर आपको दे दूँ? नीचे के 3 कमरों में 6 लड़के रहते हैं, आपसे ज़्यादा किराया आता है उस फ्लोर से मेरा। और सबसे बड़ी बात, आज तक मुझे उनसे कोई शिकायत भी नहीं है। किराया समय से देते हैं, फिर मेरा उन्हें अचानक ऐसे घर से बेघर कर देना मुझे ठीक भी नहीं लगता। आप अपने लिए कोई और इंतज़ाम देख लीजिए, माफ़ी चाहूँगा मैं। अरे भाई साहब लेकिन सुनिए तो।
माफ़ कीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा भाभी जी। मृणालिनी की सास सुनीता सक्सेना की यहाँ से लौट तो आई थी, लेकिन सक्सेना का ऐसे मुंह पर मना कर देना उसे बहुत अखर गया था। अरे इतनी खुशामद तो आज तक मैंने कभी अपने पति की नहीं करी जितना इस सक्सेना की करती। लेकिन मजाल है जो टस से मस हुआ हो। बड़ा अजीब आदमी है, लड़कों का हॉस्टल बना कर रखा है। अरे जब परिवार वाले लोग रहने को तैयार है तो क्या ज़रूरत है घर को पीजी बनाने की। अब लगता है हमें कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। और मेरी भी जिद है, अब ये नीचे वाला फ्लोर तो मुझे ही मिलेगा, और वो भी पहले से कम किराए में। मेरे मुंह पर मना किया है ना, देखना ये खुद हाथ पैर जोड़ता हुआ आएगा। लेकिन मम्मी जी ऐसा क्या करेंगी आप? कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगी? अब क्या इन लड़कों को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने वाली हैं आप? अरे बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तू बस देखती जा अब मैं क्या क्या करती हूँ। कॉलोनी वाले ना खुद गेट से बाहर छोड़कर आएंगे इन पीजी वाले लड़कों को। आज के दिन माँ जी, आज अच्छा खासा कलेश मच गया कॉलोनी में। पीजी वाले लड़के सबकी आंखों में कांटा बन गया है। बस अब सही मौका मिलते ही वार करना है हमें। बस एक सही चोट और दुश्मन चित। बिल्कुल सही कहा बेटा तूने। आज रात को देख क्या करते हैं हम लोग। आज हमें अपने षड्यंत्र की नई परतें खोलनी है। रात के 11:30 बज रहे थे। अभी तक मोहल्ले में बिल्कुल शांति थी। खा पीकर सभी लोग निश्चिंत होकर अपने अपने बिस्तरों में पहुंच गए थे। लेकिन तभी कॉलोनी में 2-3 बाइकों के घूमने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। बाइक पर घूम रहे लड़के लगातार हॉर्न बजा रहे थे और कॉलोनी में एक सिरे से दूसरे सिरे तक फुल स्पीड पर बाइक चला रहे थे। पूरी कॉलोनी के 5-6 चक्कर लगाने के बाद वो तीनों बाइकर कॉलोनी से रफू चक्कर हो गए। देख रही हो भाग्यवान, ये हॉस्टल वाले लड़कों का तमाशा एक बार फिर से शुरू हो गया है। आवाज़ सुनाई दे रही है? जानबूझकर हम लोगों को परेशान करने के लिए ये सब नाटक चल रहा है। कल बड़ा कूद कूद के बोल रहे थे ना कि तभी बाहर आकर हमें टोका क्यों नहीं। मैं तो कहती हूँ अभी जाइए और पकड़ कर 2 लगाइए उनके कान पर। शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। अरे आधी रात हो रही है, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और इन्हें मस्ती सूझ रही है। इस तरह से सबको डिस्टर्ब करने का क्या मतलब है? अरे आवारा लड़के हैं, और क्या मतलब है? बस बदतमीजी पर आमादा है। मैं अभी निकल कर देखता हूँ। जितनी देर में गुप्ता जी अपनी बालकनी से निकलकर बाहर आए, सड़क पर घूम रहे लड़के कॉलोनी से बाहर निकल चुके थे। आज भी चुप गए ना, निकल गए नालायक। तुम रुको, मैं ज़रा अभी गेट पर पता करके आता हूँ कौन थे ये जो बाइकर जो यहाँ से वहाँ फर्राटे मारकर घूम रहे थे। अरे जाने दीजिए ना, आधी रात हो रही है। कॉलोनी में कोई और निकला है बाहर? आपको क्या पड़ी है? अभी सो जाइए, सुबह देखेंगे। पत्नी के कहने पर गुप्ता जी भी चुपचाप अपने घर में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कल जल्दी सो गए थे क्या आप लोग? नहीं तो बहन जी, जल्दी कहाँ, हमारे यहाँ तो सोते सोते 11-12 बज जाते हैं। क्या हुआ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? अरे रात में बाइक लहराते घूम रहे थे कुछ लड़के। हमारे घर के आगे तो इतने हॉर्न बजाए उन्होंने कि मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाए। गुप्ता जी तो बड़ा गुस्सा हो गए थे। गुस्से में बाहर निकले, लेकिन तब तक वो लड़के जा चुके थे। हाँ बहन जी, सुना तो हमने भी था, लेकिन अब इतनी सर्दी में रात में बाहर नहीं निकले। बस दोनों पड़ोसन आपस में बात कर रही थी कि तभी मिसेस खई यानी कि मृणालिनी की सासू माँ भी उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। क्या बात है बहन जी, कुछ बात हुई है क्या? बात क्या होगी, वही रात में लड़के बाइक लहराते घूम रहे थे। आवाज़ तो आपको भी आई होगी ना। हम तो कहते हैं चलिए गेट पर चलकर पता करते हैं। गेट में आते समय एंट्री तो करवाई होगी ना। कौन है, किसके यहाँ जाना है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। चलो बहन जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। सभी औरतें मिलकर समिति के गेट पर जाती है और गार्ड से कल रात का रजिस्टर निकालने के लिए कहती है। मैडम, रात को 11:30 बजे 3 लड़के बाइक से आए थे। हमने रोका तो कहने लगे 403 नंबर में बॉयज़ हॉस्टल में किसी से मिलने के लिए आए हैं, 10 मिनट में लौट जाएंगे। अब इससे पहले कि हम उन्हें रोक पाते, फर्राटे से कॉलोनी के अंदर घुस गए। देख लिया आप लोगों ने। अरे उन्हीं हॉस्टल वाले लड़कों ने बुलाया था इन बाइकर को। ये सब ना हमें परेशान करने की साजिश है और कुछ नहीं। मैं तो कहती हूँ सक्सेना जी पर दबाव बनाए कि निकाल कर बाहर करो इन लड़कों को। ऐसे गुंडों को हम अपनी कॉलोनी में नहीं रख सकते। अरे भाई, कॉलोनी में बहन बेटियाँ रहती है सबकी। आज ये लोग रात के 12 बजे घरों के आगे हॉर्न बजा रहे हैं, कल किसी की बहन बेटी को छेड़ेंगे। इन्होंने तो बिल्कुल हद ही पार कर दी। बिल्कुल ठीक कह रही है बहन जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब सक्सेना जी को बुलाकर आर पार की बात कर ही लेनी चाहिए। उसी रात मृणालिनी, देख कॉलोनी में सब लोग बहुत गुस्से में हैं। बस आज रात को हमें अपना आखिरी तीर चलाना है।
देर रात जब पूरी कॉलोनी सो चुकी थी, घई साहब का बड़ा बेटा घर से निकलता है और चेहरे को कपड़े से अच्छी तरह ढकने के बाद पड़ोस में रहने वाले तिवारी जी के घर के सामने जाकर चिकन की हड्डियां बिखेर देता है। इसके बाद वो तिवारी जी की घंटी बजाता है और तेजी से अपने घर की ओर भाग जाता है। कुछ देर में तिवारी ने पूरे मोहल्ले में कोहराम मचा दिया था। अरे आग लगे कीड़े पड़े कम वक्तों को, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। पूरा मोहल्ला जानता है कि हम पंडित हैं, मांस मच्छी मदिरा को हाथ नहीं लगाते, और इन नास पीटों ने ये मुर्गी की हड्डियां मेरे दरवाजे पर बिखेर दी। अभी 2 दिन पहले दारू की बोतल हमारे दरवाजे पर फेंक रखी थी। अब ये हड्डियां, मैं नहीं छोड़ूंगी इन कम वक्तों को। मैं कहती हूँ निकलो बाहर। मिसेस तिवारी की गुस्से में दमदमाती हुई आवाज़ सुनकर धीरे धीरे मोहल्ले के लोग गली में इकट्ठे होने लगे थे। क्या हो गया? अब हमने क्या कर दिया? मैं कहता हूँ तुम अपने घर में चाहे जहर खाकर सो जाओ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे दरवाजे पर ये हड्डियाँ फेंकने का क्या मतलब है? और तो और घंटी बजाकर मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हो ताकि मैं बाहर आकर देखूं कि तुमने मेरे दरवाजे पर क्या किया है। अरे हमने तो आज चिकन बनाया ही नहीं, किसने कहा आपसे कि ये हड्डियाँ हमने फेंकी है? आप लोग ज़रा रुकिए। रितेश, रिकॉर्डिंग लेकर आना ज़रा। इतना कहते ही रितेश एक लैपटॉप लेकर वहाँ आता है। ये देखिए भाभी जी, कल शाम को ही हमने अपने घर के बाहर ये छोटा सा स्पाई कैमरा लगाया था ताकि हम प्रूव कर सकें कि कॉलोनी में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे हमारा हाथ नहीं है। फिर इस वीडियो में हमें पता चला कि ये सब कोई और नहीं बल्कि घई साहब का परिवार कर रहा है। अब ऐसा करने के पीछे उनके क्या इरादे थे, ये तो वो अपने मुंह से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके आगे मैं बताता हूँ। कुछ दिन पहले ये नीचे का फ्लोर किराए पर मांगने के लिए मेरे घर आई थी। जब मैंने नीचे वाला फ्लोर देने से इनकार किया तो इन्होंने हॉस्टल को खाली कराने के लिए ये सारी साजिश रची। तो ऐसा है, हॉस्टल तो खाली होगा नहीं, अब आप लोग ऊपर वाला फ्लोर खाली करेंगे। ऐसा करिए, आपको छोटे घर से वैसे भी समस्या हो रही थी ना, आप सीधा 2 फ्लोर का मकान ढूंढ लीजिएगा, अपने लिए सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी।